नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और कमोडिटी मार्केट में किस तरह के कॉल्स रखने चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो मामूली बढ़त के संकेत आज सुबह भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे थे। याद रखें, मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट सपाट ही भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। बैंक निफ्टी में हल्की सी कमजोरी दिखी थी, लेकिन फिर भी इंडेक्स लेवल पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था और उसके बाद ग्लोबल बाजारों से आज संकेत ठीक ठाक। और निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। टैरिफ की चिंता फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई। कॉपर पर तो टैरिफ लगाने की बात की ही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, लेकिन इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से ऑटो सेक्टर पर भी करीब 25% तक के टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ऐसी खबर अभी अभी निकल कर आई है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, ईयू पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और ऑटो के साथ साथ कई और भी गुड्स होंगे जिस पर 25% की टैरिफ लगेगी। उसकी लिस्ट एक बार हम चेक कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली कैबिनेट की बैठक की और उसमें ये टैरिफ को लेकर ऐलान किया है। और जो आप कॉपर की खबर बता रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि चाइना बड़ा एक्सपोर्टर है कॉपर का। भारत का शेयर कितना है ये भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। ये देखने वाली चीज़ होगी। आज जो भी वायर एंड कैमरे वाली कंपनीज हैं ना, उनको देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन कल अगर हम अमेरिकी बाज़ारों की अगर हम बात करें तो मिला जुला सत्र वहाँ पर रहा है और ऊपरी स्तरों से डाउ, नेस्डेक दोनों गिरते हुए दिखाई दिए हैं। डाउ की जो कमजोरी रही है वो रही है करीब करीब 188 अंकों की, लेकिन डे हाई से करीब करीब 425 अंक डाउ फिसला है। और नेस्डेक की बात करें तो 48 अंकों की तेजी पर बंद जरूर हुआ है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट हमने डाउ जोन्स में देखी है। एनवीडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर साइड पर रहे हैं, गाइडेंस अच्छा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डिमांड बनी रहेगी, इसके भी संकेत मिले हैं एनवीडिया की कमेंट्री से। और शेयर में अभी चेक कर रहा था, करीब 3.5% की तेजी वहां पर दिख रही थी। तो ये ठीक ठाक रहा है। हालांकि कमजोर नतीजों के चलते सेल्स फोर्स का शेयर करीब 5% की गिरावट का शिकार हुआ है। आज बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर नजर रहेगी और इसके अलावा कल पीसी के आंकड़ों पर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। देखते हैं कि इकोनॉमिक की एक्टिविटीज किस तरह से होती हैं। लेकिन ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, बाजार उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। एशिया की बात करें तो निकेई में 40 अंकों की हल्की सी तेजी है। कल परसों हमने बाजार को गिरते हुए देखा था, तो ज्यादा कोई वहां पर हम एक्शन देख नहीं रहे हैं। हांगकांग में करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है। चीन में हल्की सी गिरावट पर कारोबार हो रहा है। कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे तो सोने में एक रेंज में कारोबार है। पीसीए के आंकड़ों पर नजर है सोने की चाल की अगर हम बात करें तो, और जो भाव है वो है $2930 के आसपास। लेकिन क्रूड में गिरावट आ रही है और क्रूड में गिरावट निश्चित तौर पर हमारे बाजारों के लिए अच्छी है, क्योंकि भाव आगे हैं ब्रेंट क्रूड के $72 के आसपास। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी जो निकल के आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने को लेकर, उससे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है कच्चे तेल की और भाव में नरमी आ रही है। $72 के आसपास के भाव हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ना कहो से दोस्ती ना कहो से बहन बैर वाला मामला लग रहा है। 4-5 अंकों की हल्की सी तेजी पर गिफ्ट निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। आज चूंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है, निफ्टी में करीब 62% के आसपास का रोल ओवर है। देखना होगा कि क्या निफ्टी 22,500 के स्तर को होल्ड कर पाता है। इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। जो चीज नेगेटिव है बाजार के लिए और वो एक ही है, वो है एफआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा। 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के बिकवाली का आंकड़ा हमने परसों के सत्र में भी देखा। और अगर आप फरवरी को देखेंगे तो 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक तरफा बिकवाली हो चुकी है। तो ये एक टेंशन की चीज है। अदरवाइज
अगर आप देखेंगे ग्लोबल बाजारों में इंडेक्स के लेकर ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा घबराहट जरूर पैदा कर रहा है। देखते हैं कि आज यूरोपियन मार्केट्स की चाल किस तरह से होती है, क्योंकि ट्रंप तो एक्शन ले रहे हैं और किसी को बख्श नहीं रहे हैं, ये साफ साफ दिख भी रहा है। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से काफ़ी कुछ एक्शन स्पेशली टैरिफ वॉर पर दिखा है और अमेरिकी बाजारों से और ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों की बात करें तो एफआईआईज ने फिर एक बार मंगलवार के सत्र में भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 3,600 करोड़ की बिकवाली दिखी थी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3,000 करोड़ की खरीदारी की। याद रखें, सोमवार को एक बड़ा फिगर आया था 6,500 करोड़ की बिकवाली, तो उसके बाद थोड़ा सा क्वांटम कम होता हुआ नजर आया। फिर भी एफआईआईज की बिकवाली का दौर अभी भी कंटिन्यू होता हुआ ही नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 107 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 3,300 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में 2,400 करोड़ की खरीदारी मंगलवार के सत्र में दिखी थी। एफएनओ बैन की बात करें तो केवल एक स्टॉक मनप्पुरम फाइनेंस एफएनओ बैन में रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर्स भी एफएनओ बैन में था, उसे अब निकाल दिया गया है, तो केवल एक स्टॉक मनप्पुरम फाइनेंस जहां पर आपको अपनी नजर रखनी होगी। लेकिन इसके अलावा आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से तो ज्यादा कुछ बड़े संकेत नहीं है। हाँ, टैरिफ वॉर को लेकर चिंता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से हल्की सी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। मंगलवार को इंडेक्स लेवल पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था, तो आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। पहले तो क्योंकि आज थोड़ा डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे रहेगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जो टैरिफ वॉर है, एक्चुअली टैरिफ वर्ड या टैरिफ वॉर, ये शुरू हुआ था चाइना के साथ, यूएस एंड चाइना, एंड बोथ द मार्केट आर गेनिंग। आप देखोगे चाइना का मार्केट, हांगकांग, वो भी तेज है। इनफैक्ट यूएस का मार्केट भी खराब नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ होने के बाद करीब करीब 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उस मार्केट के अंदर भी किसी तरह के मेजर क्रैक नहीं आए हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं था इस टैरिफ से, जो कि वर्ल्ड मार्केट में भी सबसे छोटे पाई रखता है अपने पास, दैट इज कॉल्ड इंडिया, और उसके पास सबसे बड़ा कट है। बड़ी हैरानी की बात है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के अलावा भी सिस्टम में और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कंबाइन होकर मार्केट्स को नीचे कर रही हैं, जैसे हम पहले से बताते आए हैं। फर्स्ट इज एफआई, सेकंड इज अर्निंग, थर्ड इज योर दिस वन रुपी, एंड फोर्थ इज योर टैरिफ। तो 4-5 चीजें हैं जो इनफैक्ट जीडीपी स्लो डाउन ऑल्सो, तो कंजम्पशन स्लो डाउन ऑल्सो। तो ये 5-6 चीजों ने ना ऐसा कर दिया है कि मार्केट्स आपके लेवल्स टू लेवल्स खराब हो रहे हैं, भी खराब हो रहे हैं। वो आप वेब सीरीज में ही देखो तो आपको नुकसान अच्छा खासा हुआ है, और लास्ट के 10-15 दिनों में तो और तेजी से मार्केट नीचे गया है। बट एनी हाउ, फिर भी क्योंकि लेवल्स के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, डाटा के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, रोल ओवर के नंबर आ चुके हैं, करीब 60% के आसपास कब तक रोल ओवर हो चुका है। निफ्टी पे आज 10-12% और हो जाएगा, तो एवरेज रोल ओवर माना जाएगा। नो एक्साइटमेंट एंड नो डिप्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग रोल ओवर से तो नहीं आ रही है। कोई ऐसा कोई एक्साइटमेंट भी नहीं हुआ, और ना ही ऐसे कुछ और खराब होने की बात आई है। तो रोल ओवर इज अ नॉर्मल रोल ओवर हो रहा है, और सेक्टर्स के अंदर भी रोल ओवर नॉर्मल हो रहा है, और स्टॉक्स के अंदर भी रोल ओवर नॉर्मल हो रहा है। बट हाँ, जो प्राइस एक्शन है वो है। अब आते हैं लेवल्स की बात। 22,500 पहला सपोर्ट एरिया, आपने लास्ट टाइम भी बचा लिया, सिर्फ 5 पॉइंट, एक टूटे आप 5-6 पॉइंट, और अभी भी 22,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस पहले 22,800 का हुआ करता था, अब वो 22,700 पे ही शिफ्ट हो गया है, क्योंकि 22,700 की कॉल के अंदर जबरदस्त राइटिंग हुई है, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इसी कॉल में खड़ा था। 22,800 में इससे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट कम खड़े थे। कहने का मेरा मतलब है कि 22,700 भी अब आप धीरे धीरे करके एक टफ रेजिस्टेंस में तब्दील हो गए। तो 700 और 800 आपके 2 रेजिस्टेंस हो गए, प्लस 22,500 आपका एक सपोर्ट हो गया। करना कुछ नहीं है, वो पुराने 3 स्टांस जो हम आपको बताते आए हैं, उसी स्टांस पे आपको काम करना है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। 49,000 वापस अचीव करना होगा मार्केट्स को, अगर थोड़ा भी ठीक होना है तो 49,000 और 49,200 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि आप 48,500 के आसपास है, यही आपका एक सपोर्ट एरिया बनेगा, और 200 पॉइंट टूटने पर वापस एक सपोर्ट, माइनर सपोर्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल नो एक्साइटमेंट, नथिंग, कुछ भी बताने के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सिर्फ डेरिवेटिव आ रही है
तो जो रोल ओवर के नंबर पेंडिंग रहेंगे करीब 10% और आएंगे, 10 से 12%, वो अपना थोड़ा बहुत असर दिखाएंगे, यानी कि रेंज में चर्निंग होगी। इसके अलावा कुछ होने का, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के ऐसे में कुछ कोई चांसेस नहीं लग रहे। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और रणनीति, इस पर विस्तार में 8 बजे के शो में फिर से एक बार चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, लेकिन आप बताएं, मंगलवार की सुस्ती के बाद आज आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, मैं डिम्पी जी को सुन रहा था और बहुत ही सटीक उन्होंने एक विश्लेषण बनाया और उन्होंने एनालिसिस करके बताई। मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। खाली एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं निफ्टी की बात कर लूँ तो ये एक फॉलिंग वेज में ऑसिलेट कर रहा है और फिलहाल अगर हम देखें तो लास्ट के 2 दिन जो सपोर्ट लिया है वो लोअर एंड ऑफ द वेज पे लिया है। तो सपोर्ट कहीं ना कहीं अभी भी 22,500 पे इंटैक्ट है और अगर 22,500 का सपोर्ट टूटता है तो फिर एक मेजर सेल ऑफ हमें मार्केट में देखने मिल सकता है, जो कि 300-400 पॉइंट का और गिरावट हमें फिर देखने मिलेगा। अगर हम SGX निफ्टी देख ले तो थोड़ा बहुत फ्लैटिश ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे लग रहा है शीशा कहीं ना कहीं 22,500 सपोर्ट जो है वो होल्ड करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में, और कहीं ना कहीं एक छोटी पुल बैक रिकवरी हमें देखने मिल सकती है ऊपर की तरफ। अगेन 22,700 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह बैक करेगा और जब तक कि 22,700 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है 23,000 तक के लेवल्स को टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो 22,700 22,500 का एक जो रेंज है वो इंटैक्ट है मार्केट में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 22,500 के सपोर्ट को होल्ड करके मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वीकनेस यहाँ पे बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। 48,800 48,900 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और नीचे 48,400 का एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी जब तक कि 48,800 49,000 के लेवल्स को डिसाइसिवली नहीं निकाल के ट्रेड करता है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ही मेजर वीकनेस है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी को 48,800 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है अगर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग रैली अगर हमें देखना है तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी से दूर रहने की सलाह रहेगी मेरी। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके आज के लिए कौन से होंगे? सो मुझे मार्केट में क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए मैं प्ले आउट करना चाहूंगा, निफ्टी में स्पेशली 2 बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाऊंगा। पहला है बजाज फाइनेंस, बहुत ही उम्दा सेटअप है, कंटिन्यूअस एक हायर हाई हायर लो बना रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला था हमें ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसमें एक खरीदारी की सलाह रहेगी। 9,000 का लक्ष्य लगा है यहाँ पे, 8,230 का स्टॉप लॉस। दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर्स, अगेन कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है यहाँ पे, तो 600 के लक्ष्य के लिए बाई करे, इसमें 545 का स्टॉप लॉस लगा है। फर्टिलाइजर पर खरीदारी की राय 600 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 545 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस। और इसी के साथ बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय 8,230 रुपए प्रति शेयर के स्टॉप लॉस के साथ 9,000 का टारगेट यहां पर आदित्य ने दिया है। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। चलते हैं शरद के पास, जो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और शरद, सबसे पहले सीमेंट सेक्टर में एक बड़ी खबर और उसका इंपैक्ट वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री पर भी दिखेगा और इसके अलावा कई सारे और स्टॉक्स भी फोकस में। बिल्कुल आशीषा, 2 या 3 अहम चीजें हैं और इस सेक्टर आप भी ट्रैक करते हैं। बैंकिंग स्पेस, BFSI स्पेस में RBI जो है लिक्विडिटी बढ़ा रही है और जब से नए गवर्नर आए हैं तब से 3 या 4 अहम फैसले ले चुके हैं और आज भी BFSI स्टॉक्स में तेजी देखने मिल सकती है। और आपने सही कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है अब केबल एंड वायर सेगमेंट में आ रहा है, बिल्कुल डिसरप्शन हो सकता है। थोड़े साल पहले पेंट में भी आए, डिसरप्शन हुआ और याद है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, पूरी अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह RBI ने अनाउंस किया है कि जो MFI लोन्स की जो वेटेज है उसको जो है कम कर दिया गया है 25 बेसिस पॉइंट से, और जो रिस्क वेट्स जो लोन को दिया जाता है NBFC जो बैंक को देते हैं उसको भी बात करें तो वो भी 25 बेसिस पॉइंट्स गिरा दिया गया है। नेट इम्पैक्ट है जो रिकवरीज होती है या जो MFI लोन्स का स्ट्रेस होता है या जो क्रेडिट आती है रिटेल सेगमेंट में, ये तीनों ही बढ़ सकते हैं। तो ये एक टाइप से बहुत पॉजिटिव रहेगा। और ऑफकोर्स देखा था थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव रिएक्शंस जो है उनके नंबर्स में देखने मिले थे इसके कारण। तो धीरे धीरे करके RBI जो है लिक्विडिटी छोड़ रहा है बाजार में, और जिस तरह बाजार में छुटता है लिक्विडिटी
उस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी पिकअप करते हैं। और आप याद रखिए कि जो रेट कट है वो भी एक्सपेक्टेड है कि होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम है। लेकिन कौन से स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यह खासकर कि बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक या जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इन स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इन स्टॉक्स पे जो है रिस्क वेट ज़्यादा है, अब वो थोड़े कम होते हैं तो इनको ज़्यादा मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम मिलता है तो इनकी ऑपरेशनल पैरामीटर्स भी इंप्रूव करती है, तो इन स्टॉक्स को नज़र में रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वायर एंड केबल में फोरे कर रही है, 1800 करोड़ का निवेश होने वाला है और ये पेरेंट कंपनी के अंदर करने वाली है। तो ऑफकोर्स केबल वायर सेगमेंट में जो लीडर्स हैं पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज़, केईसी, इनमें जो है सेंटिमेंटली दबाव ज़रूर रहेगा। लेकिन याद रखिए एक एलोकेशंस भी एक चीज़ होती है, पेरेंट कंपनी में ही आप कर रहे हो एक और नया बिजनेस जो प्योर प्ले का डेफिनेशन है सीमेंट का, वो धीरे धीरे हट रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। इसके अलावा पॉलीकैब, के इंडस्ट्रीज़, केबल वायर्स के लिए एक और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है और ये जो है ग्लोबल इम्पैक्ट के ऊपर ज़्यादा है मैक्रो का। यहाँ पे ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि जो टैरिफ प्रोब्स है कॉपर इंपोर्ट्स पे, उस पे फोकस रहने वाला है। कॉपर फ्यूचर्स भी देखें तो लगभग 5% बढ़ गए हैं। मैं इन स्टॉक्स को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब केबल वायर को आप डाइसेक्ट करते हैं तो उसका 30 से 35% का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है वो आपका कॉपर और एल्यूमिनियम का होता है। तो कॉपर जो है एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है, तो एक टाइप से नेगेटिव रहेगा केबल एंड वायर कंपनीज़ का। एंड ऑफकोर्स मेटल प्लेस भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, पर उनके नेट इम्पैक्ट जो है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट आएगा तो उसका एग्जैक्ट जो इम्पैक्ट है वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। चौथा स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पे आज सबसे पहला एनालिस्ट मीट है और बाजार की जो है नज़र रहेगी क्या कमेंट्री है क्यूएसआर इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि याद रखिए जो तीसरे तिमाही में सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क्स ही था जहाँ पे एक पॉजिटिव एसएसजी ग्रोथ दिया था और सारे ब्रोकिंग हाउसेज बुलिश भी स्टॉक पे हैं। तो अब क्या मैनेजमेंट कहती है आगे जाते हुए, मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन क्या होती है, उस पर नज़र रहेगी। कोफोर्ज स्टॉक स्प्लिट पे जो है विचार करेगी मार्च 4 के बोर्ड मीटिंग पे। वही प्रेस्टीज स्टेट के लिए जो है एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सर्च कर रहे हैं उनके रजिस्टर्ड ऑफिस और कुछ ब्रांच ऑफिसेज में, तो ये कंपनी ने जो है एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप, यहाँ पे एक टाइप से कह सकते हैं कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि वो बायलैटरल डिस्कशन चल रहे हैं जहाँ पे एक पोटेंशियल ट्रांजैक्शन आ सकता है और भारतीय एयरटेल टाटा ग्रुप की जो डायरेक्ट टू होम प्ले है, टाटा प्ले जिसे कहते हैं, उसको अक्वायर कर सकती है। ऑफकोर्स थोड़ी सी लॉस मेकिंग बिजनेस है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता है क्योंकि स्ट्रीमिंग का जो बिजनेस है वो हावी हो रहा है D2H बिजनेसेस पे। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे कंपनी ने डैम्प लीज एग्रीमेंट साइन किया है 3 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स जो है नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज के साथ जो है करार करेंगे और ज़्यादातर जो फोकस है कंपनी का वो बाहर जाने को लेके है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे एक्सपेंशन की बात चल रही है क्योंकि ऑलरेडी ये जो है डोमेस्टिक मार्केट लीडर है जहाँ पे 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इनका ऑलरेडी हो चुका है। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब्स की बात करें तो EIR आया उनका बोलोरम फैसिलिटी को लेके, और जाइडस लाइफ की बात करें तो पहली जो दवाई है इन्फ्लुएंजा वायरस की उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो दोनों के लिए नेट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है आपको देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आई है, मैनेजमेंट मीट्स हुई है केमिकल सेक्टर से, उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, ब्रोकरेजेस के पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है FPI पे और एक पॉजिटिव रिपोर्ट फिर से देखने मिल रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब रिवर्सल आ सकता है, FPI सेंटिमेंट में बाइंग देखने मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है रिकवरी पे है, जहाँ पे लेंडिंग, कैपेक्स और कंजम्पशन उस पर ध्यान ज़्यादा देने वाला, और शेयर प्राइसेस जो है ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं यानी ना कि मैक्रो फ्लोस पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का है, ये दर्शकों को मैं बता देता हूँ। लेकिन कुछ स्टॉक्स भी है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले मैं जल्दी से बताता हूँ, जेफरीज का SRF का मैनेजमेंट मीट था। यहाँ पे मेंटेन अंडर परफॉर्म रखा है, कॉशियस टोन रहा है, टारगेट प्राइस 2060 का रखा गया है और नए एग्रो केमिकल और फार्मा पोर्ट्स में जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है। हालांकि टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है, मेंटेन ओवरवेट रखा है लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, 1300 से 1090 रुपये का कर दिया है। ऑफकोर्स एग्जीक्यूशन चैलेंजेस और कुछ डिलेज आ रहे हैं, उस पे जो है एक कॉशियस इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। जेफरीज का जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है, आज मैनेजमेंट मीट है। यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेंड्स QSR का क्या रहेगा, रिस्क और अपॉर्चुनिटी क्या रहती है एग्रीगेटर्स की, उस पर नज़र रहेगी। मेंटेन बाई है, टारगेट प्राइस 1000 का। और जेफरीज ऑन होटल्स की बात करें तो जनवरी की रेफपार जो डेटा होती है वो बहुत अच्छी आई है, 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहाँ पे ITC होटल्स और IHCL जो है इनके टॉप पिक्स रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को जो है
नज़र रखिएगा, ब्रोकरेज इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक भेजे हैं। सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय दी है। इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली की राय, जहाँ पर क्रूड ऑयल 5,950 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं यहाँ पर। और इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जहाँ पर ग्लोबल टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है, यहाँ पर भी अजय जी ने बिकवाली की राय दी है, जहां पर 858 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और जिंक, यहां पर भी बिकवाली की राय, 265 का टारगेट। तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। इतना ही समय था हमारे पास इस शो